हेलो क्लास 8, क्या हाल चाल है। आपके एग्जाम एकदम नजदीक आ गए हैं और हम आपको लगातार ग्रामर के पोर्शन का रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं। तो हमने लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में आज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपठित गद्यांश को लेकर आए हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश से आपके परीक्षा में 10 मार्क्स का आएगा और आज आपने अगर ये ध्यान से पढ़ लिया तो ये तय है कि आपके 10 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश को डील करना चाहिए एग्जाम में। तो स्वागत है आपका पीडब्ल्यू क्लास 8 यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम पढ़ रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में अपठित गद्यांश और पद्यांश को आज हम यहां पर कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मैंने बता दिया। अब देखिए, पहले मैं आपको इस पद्यांश को पूरा पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा इससे पहले, पढ़ने से पहले भी, कि आपको कौन सी 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप कभी भी गद्यांश या पद्यांश को सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको 1 से 2 बार पढ़िए। एक बार जब आप पहले पढ़ लीजिए, एक बार ऐसे सरसरी निगाह से पूरा पढ़ लीजिए। दूसरी बार क्या करिए, इंपॉर्टेंट जो चीजें दिखें उसको अंडरलाइन करते चलिए। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में दिया गया है तो उसका बचपन का नाम दिया गया हो या उसने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की गई हो, अगर उस पद्यांश गद्यांश में दिया गया है उस पर अंडरलाइन कर लीजिए। दोबारा अंडरलाइन करने के बाद आप फिर से जाइए, पूरे क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए। पद्यांश और गद्यांश में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आंसर जो है बहुत बड़ा नहीं लिखना है। गद्यांश और पद्यांश में दोनों में शीर्षक पूछा जाता है। शीर्षक आपको कैसा लिखना है, शीर्षक आपको सागर्भित, यानी जिसमें गद्यांश और पद्यांश का पूरा क्रक्स निकल कर आए, उसी से आपको शीर्षक बना लेना है। और बहुत आराम से अगर आप ऐसा शीर्षक बनाते हैं 1-2-3 बार पढ़ने के बाद, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, एकदम उचित शीर्षक बनाकर लिखेंगे। एग्जामिनर जो है आपका मार्क्स उस पर कट नहीं करेगा। और एक एक मार्क्स के प्रश्न आते हैं। गद्यांश से 5 प्रश्न आता है, पद्यांश से 5 प्रश्न आते हैं और ये सब 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम किस तरह करेंगे देखते हैं। यहां पर आइए शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई, उन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। पहली बात तो गद्यांश पद्यांश को 1 से 2 बार पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर जाके ऊपर अंडरलाइन कर लेना है, फिर अपनी भाषा में उसको, अपनी भाषा में, सरल सहज भाषा में उसका उत्तर आपको लिखना है। गद्यांश में तो ठीक है, जैसे मान लीजिए गद्यांश तो आपने पढ़ा तो यहां से आपको इसको मतलब समझ में आ जाता है, शीर्षक आप आसानी से बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको पद्यांश में शीर्षक या क्वेश्चन में कोई दुविधा आती है तो आप जब उसका भावार्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका सही उत्तर जो है वो मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम गद्यांश करेंगे, फिर हम पद्यांश करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने किसी के बारे में लिखा हुआ है, उसी को यहां पर करने का प्रयास करेंगे। हमारे देश को, सॉरी 1 मिनट का टाइम लीजिएगा। हाँ, अब यहां से शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कई स्त्रियों ने कड़ा संघर्ष किया। उनमें सरोजनी नायडू का अपना अलग ही स्थान है। यानी अब यहां से जब आप पहली लाइन पढ़े तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की चर्चा हो रही है और स्पेसिफिक कौन सी महिला, सरोजनी नायडू की चर्चा हो रही है। अभी आपको अंडरलाइन नहीं करना है, एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पर अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूं। उनकी आवाज बेहद मधुर थी। अब अगर उनसे आवाज से क्वेश्चन आ गया तो आपको ये ध्यान रखना है, आवाज के बारे में चर्चा हुई है, इसी वजह से वह पूरे विश्व में भारत कोकिला के नाम से विख्यात थी। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको जैसा ये दिखा और दोबारा आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपको अंडरलाइन कर देना है, भारत की कोकिला के नाम से वो विख्यात थी। बचपन में वह बेहद मेधावी छात्र थी। 1905 में गोल्डन थ्रेशोल्ड के शीर्षक से उनकी कविताओं का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ। अब पहला संग्रह प्रकाशित हुआ है तो यहां पर उसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद उनके दूसरे और तीसरे कविता संग्रह शबर्ड ऑफ टाइम्स तथा ब्रोकन विंग्स ने उन्हें सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया। 1914 में इंग्लैंड में वे पहली बार गांधी जी से मिली। अब इंग्लैंड में वो पहली बार गांधी जी मिली तो उस सन को भी आपको अंडरलाइन कर देना है और कहां पर मिली और किससे मिली इसको भी अंडरलाइन कर देना। उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। एक कुशल सेनापति की भांति उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय आंदोलन, अपना प्रतिभा का परिचय कैसे दिया, आंदोलन, समाज सुधार और कांग्रेस पार्टी के संगठन में दिया। उन्होंने अपने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, कई बार जेल भी गई। उन्हें पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। एक बार आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, तुरंत चले जाना है क्वेश्चंस पे। फिर आपको सारे क्वेश्चन से एक बार देख लेना है। सारे क्वेश्चन के बाद फर्स्ट क्वेश्चन पर आना है और फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको फिर से पैराग्राफ पे आ जाना है तुरंत।
अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, अपनी मधुर आवाज के कारण सरोजिनी नायडू कौन से नाम से विख्यात थी। तो यहाँ पर आप पैराग्राफ में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको तुरंत ये लाइन अंडरलाइन कर ली है, अपनी आवाज बेहद मधुर थी, इसी वजह से उन्हें पूरे विश्व में, भारत में क्या कहा जाता, कोकिला के नाम से जाना जाता था। तुरंत यहाँ पर आंसर जब आप आएंगे यहाँ पर देखिए सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से विख्यात थी। तुरंत आपका वन लाइनर आंसर 1 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। तो इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन में भी करना है। आपने यहाँ क्वेश्चन पढ़ा, सरोजिनी नायडू ने अपनी प्रतिभा का परिचय कब दिया। तो याद होगा अभी आप पैराग्राफ जब पढ़ रहे थे, कब दिया था, जब समाज सुधार की बात हो रही थी या आंदोलन की बात हो रही थी, तब उन्होंने अपना प्रतिभा का परिचय दिया था। तो आपको तुरंत पैराग्राफ पे जाकर वहां अंडरलाइन करना है और अपनी भाषा में लिख देना है कि सरोजिनी नायडू ने अपनी प्रतिभा का परिचय आंदोलन, समाज सुधार और कांग्रेस पार्टी के संगठन में दिया था। ठीक है ना, जैसे लिख दिए तो आपका ये मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब आगे चलेंगे, इसके बाद हम देखेंगे पद्यांश को कैसे डील करते हैं, ये भी हम देखेंगे आज। सरोजिनी नायडू के कौन से कविता संग्रह ने उन्हें सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया। अब आपको पता होगा उनका पहला कविता संग्रह, जो मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान में रखिएगा, पहला कविता संग्रह का नाम अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो यहां पर देखिए 1905 में गोल्डन थ्रेशोल्ड शीर्षक में उनकी कविताओं का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उनके दूसरे और तीसरे संग्रह का हुआ। आप ये पहला भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर जो है सही मानते हुए करेक्ट करके आपको 1 मार्क्स पूरे पूरे दे दिए जाएंगे। लेकिन आप दूसरा भी लिख देंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरोजिनी नायडू को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ। अब देखिए ये भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल थी, इसलिए इनको ये गौरव प्राप्त हुआ। तो सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये पहली महिला ऐसे थी जिनको क्या हुआ था, राज्यपाल बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आप यहां से तुरंत कर लिए और ये सारे आंसर्स आपको आपके गद्यांश में मिल जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दो। अब देखो यहां पर आपको, देखो आपने देखा अभी लास्ट क्वेश्चन कि पहली महिला राज्यपाल, तो ये स्वयं में शीर्षक हो सकता है कि पहली महिला राज्यपाल का गौरव किसे प्राप्त हुआ, या फिर भारत की प्रथम राज्यपाल, जैसे होता नहीं भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये भी शीर्षक के नाम से पूरा आर्टिकल छप जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इस आर्टिकल से पूरा नाम छप जाता है। तो यहां पर उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक हो गया भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, ये हो सकता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया है वहां पर। तो ये दोनों शीर्षक यहाँ पर उचित हैं और इन दोनों से आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, भारत प्रथम महिला राज्यपाल के नाम से भी हो सकता है और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू से नाम से भी हो सकता है। ये दोनों शीर्षक यहाँ पर जो हैं एकदम सही हैं। अब हम क्या करेंगे, काव्यांश, अपठित काव्यांश को करने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने 2-3 चीजें बताई, गद्यांश हो या पद्यांश हो, दोनों को आपको 1 से 2 बार पढ़ के ही आंसर लगाना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। कविता में, काव्यांश में आपको उसके भावार्थ को समझते हुए साथ साथ चलना है कि आखिर कविता में कहा क्या जा रहा है, तभी आप जो है उसका उचित शीर्षक और उचित आंसर देने का प्रयास कर पाएंगे। जैसे अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक बार जैसे हमने पढ़ लिया, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, एक बार पढ़ लिए। उसके बाद देखिए, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। कवि कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन है। एक बार इसको आपने पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अभी अर्थ भी बताऊंगा, इसका भावार्थ समझना है, लेकिन देखना है कवि के अनुसार जीवन कैसा है। फिर से आ जाओ इस पे, आप देखो, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, यानी हमारे जीवन के सफर में कवि कहना चाह रहा है जिस जिससे भी हमको स्नेह प्यार मिला उन सभी को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने हो जाता पथ पर मेल कहीं, जीवन जो है अस्थिर ही अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग, जो हमारे पगडग हैं वो सीमित हैं, लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। यहां तक जब आपने पढ़ लिया तो आपको एहसास हो रहा होगा कि जीवन जो है कैसा है, अस्थिर है। कवि के अनुसार जीवन कैसा है, अस्थिर है। देखिएगा, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता, पर पथ पर मेल कहीं, पथ माने रास्ता होता है, मेल माने मिलान होता है, तो अनजाने रास्ते पर जीवन जो है, जीवन अस्थिर, अस्थिर मतलब जिस चीज में स्टेबिलिटी ना हो, अस्थिर उसी को कहते हैं अनस्टेबल। अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, यही कवि का कहने का मतलब है कि जो जीवन है हमारा वो एकदम अस्थिर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम देखिए, जीवन रूपी यात्रा में किस किस प्रकार के अनुभव होते हैं। तो अब यहां पर आप जैसे आएंगे अपने काव्यांश पर, तो देखिएगा यहां पर क्या होता है
क्या होता है, सीमित पगडग, लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। क्या हुआ, दाएं बाएं जो है जीवन के वो सुख दुख चलते हैं, ठीक है ना, और किसी का सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जो हमारे पथ का प्रमाद है वो हमारे साथ साथ चलता है, और सुख दुख जो है हमारे दाएं बाएं कभी ऊपर कभी नीचे हमारे जीवन में होता रहता है। तो जीवन कैसा है, तो सुख दुख भरा जीवन है। यहां पर देखिए, इसी से आप तुरंत अपनी लाइन में लिखेंगे, जीवन रूपी यात्रा में सुख दुख और प्रमाद के अनुभव आते हैं, ठीक है ना। तो किस किस चीज के आते हैं, प्रमाद का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है हिंदी में वो होता है नशा, जो जीवन में सुख दुख है या पथ का जो नशा होता है या उसके प्रति जो हमारा डेडिकेशन होता है, वो तीनों चीज यहाँ पर बताया गया। तो जीवन कैसा है, सुख दूर और प्रमाद के अनुभव आते रहते हैं जीवन में हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन डगर पर कौन लोग चलना पसंद करते हैं, तो जिन्हें चलना पसंद होता है। अब कहेंगे सर ये कैसा है, यहाँ पर आप ब्रीफ और कर सकते हैं, यानी जो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, जो उसके लिए मोटिवेट रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में 90% नंबर लाना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो जीवन में चलना पसंद करते हैं वे ही जीवन डगर पर चलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। यही इसका मतलब हुआ, जिनको मतलब उठना है, कुछ करना है, उनके अंदर कुछ जज्बा है, वही जीवन पर आगे बढ़ पाते हैं और चल पाते हैं। तो इसको, कविता को, काव्यांश को आपको पढ़ना है, उसका भावार्थ समझना है और अपनी भाषा में उसको लिखना है। और मैंने क्या बताया था, जब शीर्षक की बारी आएगी तो आपको उसका पूरी कविता, काव्यांश या गद्यांश, दोनों का आपको क्रक्स निकालना है, तब जाके उसका शीर्षक लिखना है। कवि किन लोगों का आभार प्रकट कर रहा है, तो कवि किन लोगों का आभार प्रकट कर रहा है, 2 बार, ऊपर भी लाइन में था, नीचे भी लाइन में था। तो जो लोग भी जीवन में उसको मिले और उनको स्नेह दिया, उनको वो धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, कवि जीवन डगर पर स्नेह देने वाले का आभार प्रकट कर रहे हैं, यानी जो भी उनके जीवन के समय में स्नेह दिया, प्यार दिया, उनका सहयोग किया, उन सभी को कवि क्या है, आभार प्रकट कर रहे हैं। तो गद्यांश और पद्यांश ये 10 नंबर जो है, जान लीजिए एकदम फ्री का है, बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखना है, 1 से 2 बार रीड करना है, फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर अपने हिसाब से नहीं, अपने मतलब अपने सोच के अनुसार जो चीजें उसमें लिखी हो उससे मिलाकर आंसर आपको देना है। पद्यांश का उचित शीर्षक दें, फिर से यही शीर्षक की बात हो गई, तो आप पथ के राही भी आप एक शीर्षक बना सकते हैं। और उसके साथ पद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या है, जीवन यात्रा एक आप दे सकते हैं। और कौन किन्होंने लिखा था, तो शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा था, ये नीचे आपको काव्यांश में दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको गद्यांश और पद्यांश में आपके काम आने वाली है। देखिए, ये बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको बहुत काम आएगी, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे। कहीं कभी आपको टाइटल दिया गया और मतलब कुछ भी दिया गया हो आपको गद्यांश या पद्यांश में, आपको घबराना नहीं है कि हमने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि इसका नाम ही है अपठित, यानी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है वहां से आंसर दीजिए। तो आप अपनी भाषा में अगर लिखेंगे, 3-4 चीजों को मैंने बताया, सागरभित शीर्षक उसका लिखेंगे, यानी बहुत जितने पूरा क्रक्स उसका निकल कर रहा है ऐसा शीर्षक देंगे, क्वेश्चन का आंसर ऐसा देंगे जो आपके गद्यांश या पद्यांश से रिलेटेबल हो, तो आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। तो आपको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा विशेष है कि आपका एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर आए, और हिंदी में तो आप एकदम तबाही मचा दो इस बार। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को आपको हम आपके सामने ले आकर रख दे रहे हैं। तो अपठित गद्यांश हमने किया, उसमें प्रश्न और उत्तर को कैसे डील करना है ये हमने देखा। तो चलिए, इस सेशन में इतना ही यहां पर आप देखेंगे, तो फिर अब मिलते हैं कब, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट में हम आपको पत्र लेखन वगैरह सब करवा देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि PW क्लास 8 के चैनल पर ग्रामर के क्लास 8 में जो भी टॉपिक्स आते हैं लगभग सब खत्म हो गए हैं। तो आप सभी लोग क्या करिए, फटाफट जाके प्लेलिस्ट में वहां से आप पूरी ग्रामर को पढ़ लीजिए, और 30-30 मिनट की वीडियो फटाफट भगा भगा के आप देखेंगे, सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपका पेपर अगर हो गया है तो कैसा गया ये भी बताना, होने वाला है तो आपकी तैयारी कितनी है ये भी बताना आप। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टाटा।